हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। और दोस्तों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका पहला सेट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेकंड है, जिसमें हम लोग 50 से लेके और 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे कि 100 क्वेश्चन का सेट एक ही बार कराएंगे। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो, 1 डेढ़ घंटे का हो जाए, बट ठीक रहेगा। ऐसे आप 50-50 करके मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 50-50 वाला क्वेश्चन है, इसको आप कर चुके थे शायद। एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। एक कागज दिया हुआ है, इस कागज को इन्होंने पहली बार फोल्ड किया, फिर इसको दूसरी बार फोल्ड, तीसरी बार फोल्ड किया, और फोल्ड करके यहाँ पे इन्होंने कटिंग किया है। तो आप देख सकते हो ये 4 बार फोल्ड हुआ, पहले एक टाइम, फिर यहाँ पे फोल्ड किया, फिर यहाँ से कटिंग किया। तो इसको ओपन करेगा तो किस टाइप का फिगर बनेगा, ये आपको बताना है इसमें कटिंग करने पे। तो ये तो बनेगा ही नहीं, दो दो का सेट है तो दो दो का तो सेट बनेगा ही नहीं। ऑफ कोर्स 4 का सेट बनेगा, लेकिन आप भी देख रहे हो 4 के सेट पे ये कोने का नहीं बनेगा, क्योंकि इन्होंने मिडिल पे कट किया है। तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये तो लॉजिकल है, आप तो अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं कि हाँ किस टाइप का फिगर बनेगा, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। इसरो द्वारा निर्मित अब तक के सबसे भारी उपग्रह जीसैट 11 का प्रक्षेपण करने वाला रॉकेट कौन सा था। जीसैट 11 जो सबसे भारी उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण करने वाला रॉकेट का नाम था एरियन 5। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इन्होंने दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृतियों में उस आकृतियों का चुनिए जिसमें ये प्रश्न आकृति निहित है। मतलब कह रहा ये है कि जो ये ऐसा डायग्राम बना है, आप देख रहे हो ऐसे, ये किस ऐसे फिगर में इंक्लूडेड है, मतलब निहित है। तो क्या इसमें निहित है, आप देखिए, लॉजिक लगाइए। अब आप देख सकते हो कि इस टाइप का तो बन रहा है, ये एकदम कॉर्नर पे टच कर रहा है, ये मिडिल पे टच कर रहा है, तो इसको ऐसे ही आप क्रॉस कर सकते हैं बिना देखे। ये भी कॉर्नर पे टच कर रहा है, ये भी ऐसे खत्म करिए। इसमें भी कोई मिडिल पे टच कर रहा है, या मिडिल और इसके ऊपर, ये मिडिल पे टच कर रहा है लेकिन ये तो मिडिल से ऊपर है, इसका ये देखिए साइन, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर बी, जो कि देख लीजिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये जो रो जा रही है वो नीचे भी आ रही है, फिर ऊपर भी है ऐसे, ये वाला है शायद, ये वाला, सॉरी दोस्तों, ये वाला ऐसे बन रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया दोस्तों, 1 मिनट, इसको जूम करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा, जो ये एमएन रेखा आप देख रहे हो, यहाँ पे एम दिया हुआ है और यहाँ पे एन, एमएन रेखा पे रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सा आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। मतलब आपको मिरर इमेज निकालना है। मिरर, यहाँ पे मिरर रखा गया है जिसका नाम एमएन है। अब बताइए इसका मिरर कैसे बनेगा। तो आप देख लीजिए, मिरर बनेगा तो जो इसका लास्ट ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट उसके पास वाला ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा नियर अबाउट। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूर जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट। और ये, इसको देखिए, पेन काम नहीं कर रहा। बी ऑप्शन देखिए आप, बी में भी सेम ये दूर जा रहा है, जबकि ये इमेज को यहाँ बनना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, ये सी और डी में ये नियर अबाउट बन रहा है, बट अब हम दोनों को, इन दोनों को चेक करना होगा, ये और ये। इसका जो इमेज है वो जस्ट अपोजिट आपको बनना चाहिए, ऐसे इमेज बनना चाहिए। आप भी देख सकते हो। यदि आप लोग को एक ट्रिक मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में कैसे करेंगे, इजी गोइंग हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे फिगर बनेगा। अब देखिए इसमें ऐसा फिगर किसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है और इसमें नहीं। ये वाला तो ऊपर वाला था, ऊपर वाले इमेज को यहाँ ला दिया, तो ये तो होगा नहीं। ये होगा आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। और एक चीज और बता दें, जो बताने वाला था, कि यदि आप लोग को मिरर इमेज बनाने में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करो, पेंसिल ले जाओ या पेन पे, इस पे लाइन अप कर दो, 3-4 बार लाइन अप करके, और पेज को यहाँ से फोल्ड कर दो, और जैसा हम इमेज बन रहा है वैसा देख के मार दो। ये भी एक आसान ट्रिक है। कभी कभी क्या होता है, मिरर इमेज पे कंफ्यूजिंग होता है, तो आप क्या करा करो कि पेन से डार्कनेस कर दिया करो, और उसका ऐसे फोल्ड करोगे तो ऐसे मिरर धुंधला धुंधला बन जाएगा, तो मार दिया करो देख के। चलिए 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शुभांकर रेलवे है। ये एक ऐसा
मतलब एक साइन है जो एक भालू है और वो क्या करता है कि लैंप लेके और हरा सिग्नल दिखाते हुए खड़ा है। तो ये है आपका भोलू एलिफेंट। ठीक है, ये एलिफेंट टाइप का है, बनाया गया है, उसमें क्या करता है, एक ग्रीन सिग्नल लेके खड़ा होता है। तो ये शुभांकर है, रेलवे का साइन है। चलिए 55। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो जो जो त्रिभुज बन रहा है ना, उसमें आप नंबर लिखते जाओ। जैसे एक, यहाँ पे भी दो, ये देखिए तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, सात, आठ, नौ और 10। ये तो 10 हो गए। 10 तो यहाँ लिख लो आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो कि कुछ ऐसे होंगे जो पूरा बन रहे होंगे, जैसे ये लाइन देखिए आपको, ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है। एक एक ये हो गया। फिर आपको एक बड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, ये पूरा। फिर एक ये आपको इमेज बन रहा होगा। ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के एक इमेज बन रहा होगा। ठीक है, तो क्या मैं बताता हूँ इसके जो जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा, इस वाले इसको बना के बनेगा। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप नंबर लिख लिया करो। फिर एक ये एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बनेगा, एक एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक दो तीन, तीन ऐसे हो गए। ठीक है, और साथ में एक पूरा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक ये, और एक अंदर जो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था वो। तो कितने हो गए टोटल? 13, 14, 15। 15 ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, 15 ऑप्शन में है। 55 का सी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में संपन्न चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये इसमें आपका नाम नहीं दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो अभी बन चुके हैं, अभी फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये इनका नाम ये याद रखिए। ये ऑप्शन में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। अरे यार, पेन को क्या हो गया? शिवराज सिंह जी हैं। ठीक है, ये हैं आपके मध्य प्रदेश के अभी सीएम। और इसमें आपके पहले जो आपके थे वो थे शायद कमलनाथ जी थे शायद। कमलनाथ जी बने थे, कांग्रेस के नेता हैं। इनको हट गया। फिर शिवराज सिंह चौहान। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 57 पे। तो कॉट एक्स इसका आपकी वैल्यू दी गई है 5/12, और साइन एक्स प्लस 1 कॉट एक्स प्लस सेक एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट एक्स क्या होता है। तो कॉट एक्स होता है आपका टेन एक्स का 1/कॉट एक्स होता है। मतलब यदि आप देखो कि टेन एक्स का अपोजिट कर दिए तो कॉट एक्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेन एक्स होता क्या है। टेन एक्स में आपको रखते हैं यार, टेन एक्स इक्वल टू होता है आपको लंब बट्टा आधार, हाइट अपॉन बेस। तो इसका जस्ट जो आपको कॉटेक्स की वैल्यू दी है, जो कॉटेक्स की वैल्यू आपको मिली हुई है 5/12, इसका अपोजिट कर दो, मतलब 12/5। मतलब आपको जो हाइट दिया हुआ है दोस्तों वो 12 दिया हुआ है, और जो बेस दिया है वो 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो विकर्ण आएगा, कर्ड, ये आएगा 13। कैसे? इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट, जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों को करेंगे आपको कितना आएगा? 144 प्लस 25, दिस इज द 169। तो आपको 13 मिल जाएगा। 13 आया। अब ये 13 हो गया आधार, ये लंब मिल गया, ये आधार मिल गया, एक कड़ मिल गया। अब आपको निकालना है साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए? लंब बट्टा कड़। तो लंब बट्टा आपको लंब कितना है, हाइट कितना है, तो 12, ये कितना है 13। ऐसे ही आपको सेक एक्स क्या होता है? कॉट एक्स का अपोजिट, कॉस एक्स का अपोजिट। तो कॉस एक्स में क्या होता है? आप बेस लेते हो, बेस अपन ये कड़। तो कितना है आपको? इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो ये हो जाएगा 13/5। और बाकी आपको कॉट एक्स की वैल्यू रख दे रखी है 5/12। और यहाँ पे 1/cot x है तो यहाँ पे 10x रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपका साइन एक्स है 1/cot x प्लस सेक एस। अब आपको वैल्यू रखते जाओ।
साइन एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 12/13, ये 1/cot x इक्वल टू 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी है 12/5, और प्लस sec x की वैल्यू कितनी निकाले हो 13/5। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 13×5 मतलब 65 इसका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, 13×5 और 5+60, ठीक, प्लस ये कितने बार में जाएगा 13 बार में, 13×12 करोगे 12, 106, और प्लस इसको भी 13, 13 169, ठीक, सबको ऐड करोगे 9×6 = 15, 5 6 5 11, 11 और 6 17, 17 1 18, हाथ में लगा 1 2 2 1 3, 385.65। अब इसको आपको डिवाइड कर दो, किससे 5 से कर दो, 5 से करोगे तो ये जाएगा 13 बार में और ये जाएगा 77 बार में। ऑप्शन में 77/13 ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है? चलिए ये 58 क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। मतलब आपको एक ये कथन दिया हुआ है, कथन दो दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हम इन दोनों स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट से की मदद से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये इज ऑल, ठीक है। प्राकृतिक संख्या एक्स वाई जेड यू भी है से कौन सी सम संख्या है। मतलब आपको बताना है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें आपको बताना है कि इवन कौन सा नंबर। अब इवन कैसे बताओगे ये जानना जरूरत है। पहला कंडीशन इन्होंने दिया है कि एक्स वाई जेड यू और भी एक क्रमिक संख्या, मतलब क्रमिक मतलब एक के बाद एक, जस्ट एक के बाद, जैसे 6 7 8 9 5 6 7 ऐसे है, और जेड एक विषम संख्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ क्रमिक संख्या बोला है तो कोई भी एक नंबर लेते हैं, बट ऐसा नंबर लेना है कि जेड के पॉइंट पे, जेड के स्थान पे हमारे जो नंबर मिले वो ऑड हो, मतलब विषम हो, ठीक है, विषम मिलना चाहिए। तो मान लीजिए हम ऑड से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए 9 लिए, 9 के बाद आपको 10 आ जाएगा, 10 के बाद 11, 11 फिर 12 और 13, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं कहीं से भी स्टार्ट करो, बट मेरे हिसाब से क्योंकि ये 5 है ना, तो ऑड से ही कोई नंबर, ऑड से, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको लिख के, जैसे एक्स वाई जेड यू और भी। तो जो जेड की वैल्यू है ना, आपको इन्होंने बोल रखा है कि जो जेड की वैल्यू हमेशा ऑड होगी। तो जब आपको जेड की वैल्यू, कहीं भी आपको जेड की वैल्यू मिलती है, तो आपको पता चल गया कि जब हम इसमें ऐसा हर नंबर में होगा जिसमें आपको केवल दो इवन नंबर मिलेंगे। चलिए मैं और भी नंबर दिखाता हूँ, जैसे मैं 7 से स्टार्ट किया, 7 8 9 10 11 हो गए। अब यहाँ पे आप रखो x, ऐसे y रख लो, ऐसे z रख लो, ऐसे u और v, क्योंकि कंजुगेटिव है। अब आप देखोगे कि इसमें कौन से कितने नंबर इवन आ रहा है। इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी सम संख्या है, तो कितने नंबर है, तो दो नंबर, हमेशा दो ही नंबर आएंगे किसी में भी। आप कोई भी नंबर उठा कर रख लो, जैसे मैं 13 से स्टार्ट करता हूँ, 13 14 15 16 17। अब देखोगे आप यहाँ x रखते हो, यहाँ y रखते हो, यहाँ z, और यहाँ u रख लो, यहाँ u और v, तब भी देखो दो ही नंबर मिले। तो इससे आप क्या कर लोगे, दोनों नंबर से, दोनों कथनों से आप प्राप्त कर लोगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा, कथन ए और कथन दो एक स्थान को पर्याप्त है। मतलब जब दोनों आएंगे तभी आप बता पाओगे, एक के से नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक में तो कंजुगेटिव दिया है, कंजुगेटिव तो कोई भी नंबर हो सकता है, 13 14 15 5 6 7 2 3 4 ऐसे। बट जब तक आप इसमें ये नहीं रखा होगा कि जो जेड के नंबर पे आएगा वो ऑड आएगा, तब तक आप कैसे बता पाओगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए 59। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार, मतलब भारतीय के संविधान के अनुसार जो हम न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है वो किसका अधिकार होता है, किसके पास ये करने का अधिकार है आपका। पहला ऑप्शन है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का
कोई भी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास इतना पावर होता है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। ये क्वेश्चन दिया, ये तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन इन्होंने दिया है 4992 डिवाइड बाई 624 माइनस 10। अब कई बच्चे, मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ आपको। कई बच्चे क्या होते हैं ना कि इसको डिवाइड करते रहते हैं, पहले 2 से काटेंगे, फिर काटेंगे, फिर काटेंगे, फिर काटते ही जाएंगे। पहले तो इनको 1 मिनट, तो इसमें 1 मिनट यहाँ लगा देंगे काटने का। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अप्रोच क्या होना चाहिए एक स्मार्ट। ये देखिए, ये 624 है, इसका 10 टाइम क्या होता है? 6240 होता है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसका 10 टाइम। अब आपको ये देखना होगा कि इसका जो डिजिट है, ये आप इसका आधा करोगे तो 5 टाइम से तो बड़ा ही होगा, ऑफ कोर्स 5 टाइम से बड़ा होगा। जो इसका आधा करोगे, इसका 5 गुना करोगे तो इससे छोटा होगा, क्योंकि 5 6 30, 3 के आसपास ऊपर जाएगा। अब देख रहे हो कि ये जो नंबर है ना, ये 5 और 10 के बीच में है, जैसे 6 7 8 का फैक्टर होगा। अब कौन सा उसमें ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई होने पे वो अपना एक यूनिट डिजिट 2 देगा? क्या 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा? 7 4 या 28, 8 आ रहा लास्ट में। क्या आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा? नहीं, 8 से। यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में 2 आएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे देखते ही फट से 8 टाइम्स में जाएगा। ये आपके मुंह पे होना चाहिए बस, डायरेक्ट। जो एक्सपर्ट होते हैं ना सिंप्लीफिकेशन में, वो ऐसे ही करते हैं। हाँ 8 टाइम, हाँ कट। अब ये आपको 8 माइनस 10, कई बच्चे तो इसको 2 मार के चले जाएंगे, 2 देखेंगे नहीं कि भाई उल्टा साइन है। यहाँ गौर करिए, यहाँ अपोजिट साइन है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो -2 आंसर आएगा यहाँ पे। और कई लड़के होते हैं बिना देखे 2 मारेंगे और बाद में आएंगे अरे यार मैंने तो गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन ना हल्के में नहीं लेना, एकदम देखना है। वैसे ही इतनी कट ऑफ जा रही है रेलवे का, तो कुछ पता ही नहीं है कब क्या हो जाए। ठीक है 61। जैसे उधार देना उधार लेने से संबंधित है, वैसे ही मित्रता पूर्व संबंधित है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना अपोजिट हो रहा है। जैसे उधार दिया किसी को, फिर उधार लेना, तो ये अपोजिट चल रहा है ना सिस्टम, पहले देना फिर लेना। वैसे ही यहाँ मित्रता पूर्व है, तो जब मित्रता हो रखी है तो वो शत्रुता में बदल जाएगी, इसका अपोजिट। तो सी ऑप्शन, शत्रुता पूर्व। ये लॉजिक क्वेश्चन था, ये आप भी कर सको, आराम से कर लोगे। चलिए 62 देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। एक ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने बोला राष्ट्र इतिहास और व्यक्ति किससे संबंधित है। व्यक्ति का किसमें वो करते हैं, व्यक्ति। राष्ट्र का तो इतिहास लिखते हैं, जैसे कोई राष्ट्र है उसका क्या होता है, उसके पीछे का इतिहास होता है, कुछ इतिहास होगा फिर वो राष्ट्र बना होगा। वैसे ही जो व्यक्ति है उसका क्या हम लोग करते हैं। पहला ऑप्शन है जीवनी, चित्रपट, भूगोल, उपन्यास। तो जीवनी लिखते हैं। किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, जीवनी होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल होता है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, क्या इन्होंने प्राप्ति की, ये सारा समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 158 रेशियो 384, और फिर आपको ये बताना है कि जैसे इसमें जो रेशियो बनेगा, कैसे ये नंबर आया 384, वैसा ही कंडीशन लगा के यहाँ पे नंबर लाना। तो आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 158 का हम लोग 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 2 16 2 5 10 11 2 2 3 316। इससे कम है, 3 टाइम्स करके देख लें। 3 25 2 3 5 15 15 2 17 4, ये ज्यादा हो गया। मतलब कोई ऐसा नंबर होगा ना जो 2 और 3 के बीच में होगा, या 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड हो रहा होगा, या 2.5 होगा। 2.5 भी नहीं होगा, मैं 2.5 देख लो 316, और 2 7 14 2 8 18 74 इसमें ऐड कर लो तो 390 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको पहले आप 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 360, और प्लस उसके बाद कितने का गैप आ जा रहा है 68 का, क्योंकि 14 में से 4 के 4 8, 8 में 7 में 6 7 गया 68। यदि आप इसमें 68 ऐड कर देते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका 14 6 7 1 8 384, 384 मिला। सेम कंडीशन इसमें करो, पहले मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 68,
तो ये हो गया आपका 280 और प्लस 68 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 4 10 14, 348, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे करना। पहले इसमें मैंने चेक किया, पहले मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 से लगा कि नहीं कम आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर भी नहीं आया, फिर मैं 1.5 से किया तब भी नहीं आ रहा है। फिर मैंने ऐसे चेक किया कि मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करके फिर जो नंबर बच जा रहा है वही सेम कंडीशन मैं इसमें लगा के देखूं क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर, इन्होंने एक फिगर दे रखा है ए और इसमें बी, इसका जस्ट बताया कि कैसे ये चेंज हुआ है, तो आपको बताना है कि जो सी में फिगर वो कैसे इसमें चेंज होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं फिगर ए को देखते हैं। इसमें देखिए कि ये जो पॉइंट है आपका वो सबसे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और फिर जो नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि ये वाले पॉइंट तो फिक्स हैं, आपके ऊपर वाले पॉइंट तो फिक्स हैं, लेकिन ये अपना चेंज कर दिया डायरेक्शन, इसी पॉइंट से जस्ट अपोजिट हो गया, तो हम भी यही करेंगे। पहले क्या किया है कि ये दो चीज तो फिक्स रहेंगे हमारे, तो इन दो चीज को तो हम चेंज नहीं करेंगे, और ये अपोजिट हो जाएगा, इसी पॉइंट से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, अब आपके पास बचता है ऑप्शन 2 3 4, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, ये आपको इसी पॉइंट से चेंज होना था, अब यहाँ पे क्या है, आप खुद ही देख लो कि ये ऊपर टच भी नहीं कर रहा है, यहाँ नीचे और भी धंस गया, ये तो एकदम छोटा बना दिया, ये तो एकदम डिफॉल्ट है, ये होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्योंकि ये देखिए, आप अपना खुद पॉइंट से देखिए कि इस पॉइंट का जस्ट अपोजिट यहाँ से इसको चेंज करना था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से, और यह तो एकदम अंदर दबा दिया, इसको टच कर रहा है हल्का से, तो ये तो होगा ही नहीं, लॉजिक है। ठीक है, चलिए 65। ईयर 2018 का विश्व सुंदरी चुनी गई डी लियोन का संबंध किस देश से, ये तो 2018 का पूछ दिया। वैसे आपको अभी याद रखना है कि यदि आपसे पूछ देता है कोई मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी हुई है, और ये शायद 71 वाला हुआ है, 71 टाइम्स, और अभी इनका नाम क्या है, तो ये संधू हरनाज है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सके यही पूछ दे। करंट में ये है, हरियाणा की रहने वाली है ये, हरियाणा के चंडीगढ़ की है शायद, देख लीजिएगा हरियाणा है या चंडीगढ़ है, कंफ्यूजन है मुझे, हरियाणा या चंडीगढ़ में, क्योंकि पूछ देगा, जगह भी पूछ देता है कहाँ की है। ये तो आपकी 2018 की हैं, तो ये आपकी थी शायद फिलीपींस की, मैक्सिको, मैक्सिको की, ऑप्शन मैक्सिको, मैक्सिको की थी 2018 में जो ये विश्व सुंदरी बनी थी, डी लियोन। ठीक है, 66। चलिए 66 पे चलते हैं। क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें, मतलब इस चार फिगर में से कौन सा फिगर आपका गलत है, या कौन सा रिलेशन गलत है। तो यदि आप क्या करो ना, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, आप जब एग्जाम में जाते हो ना, आपको रफ शीट मिलती है ना, आप क्या करो, जब कोई देख रहा ना हो ना, तो आप ABCD E F G H पूरा लिख लिया करो, उसके नीचे नंबर लिख लिया करो, क्योंकि कुछ 2 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली बस इसी पे आते हैं। देखिए इस पे देखिए, आपको याद होना चाहिए, मुझे तो याद है मैं तो कर लूंगा, लेकिन आपको M का तो 13 होता है, ठीक है, W का 23 होता है, E का तो 20 होता ही नहीं, E5 पे आता है, E5 पे होता है, Z10 पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, सीधी सी बात है, खत्म काम। और जिनको याद नहीं है वो क्या करो, लिख लिया करो, जैसे 1 2 3 4, धीरे से कहीं भी कोने पे पेंसिल से लिख लीजिए, नहीं तो कोई देखता नहीं है, आप लिख सकते हो। चलो 67। उस चित्र का चयन करें जो निम्न सीरीज से संबंधित नहीं है, मतलब आपको इस फिगर को चूज करना है, कौन सा फिगर मतलब आपस में पेयर नहीं बना रहा हो। चलिए देखते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना है, यहाँ बॉक्स बना है, यहाँ बना है, ऐसा ही सेम होना चाहिए सारा बॉक्स, सब सारा जो सिंबल है ना वो सेकेंड बॉक्स में सेम होना चाहिए, बट उसका जो प्लेस होता है वो चेंज होता है। तो इसमें तो ये है, बट ये नहीं है, ये सिंबल नहीं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये सिंबल दोनों में, ये बॉक्स भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट इस फिगर में ये नहीं है, ओपन वाला बॉक्स, तो ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 68। दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्थान ए से, मतलब ये पॉइंट जो मैंने माना है, ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ठीक है,
अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, मतलब साउथ की ओर। एक्स क्या करता है, साउथ की ओर क्या करता है, 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और जो वाई है ना, वो 15 किलोमीटर किधर चलता है, पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, ठीक है, वाई। अब पूछ रहा है कि एक्स और वाई के बीच सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी यही होगा, सबसे कम दूरी यही होगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट पहुंच रहा है, तो इनके बीच का आपको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं पहले भी आपको बताया हूँ, विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके और रूट कर दीजिए 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 400, ये हो जाएगा अंडर रूट 625, ये 25 का स्क्वायर है, ये आपका आंसर, ये जो आएगा 25। तो 25 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ 25 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था वो जब कौन से गवर्नर जनरल थे तब हुआ था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड बैटिंग और लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सिपाही विद्रोह, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद कर लेना, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। चलिए 70, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 4941 तथा उनका लघुत्तम 81 है, तो उनका महत्तम क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आपको बता दूं, जो होता है एलसीएम गुणे एच सी एफ इक्वल टू, जो आपका लार्ज नंबर है, मतलब दोनों संख्या मान लीजिए कि ए और बी है, उनका गुणनफल, इसमें से कोई भी तीन दिया और एक पूछ देना तो आप निकाल सकते हो। अब आपको उनका लघुत्तम, लघुत्तम दिया हुआ है, आपको महत्तम निकालना है। तो 81 गुणे महत्तम, ठीक है, गुणे ए इंटू बी, इन दोनों का क्या किया है, डायरेक्ट गुणनफल दे रखा है, 494941, ठीक है। अब आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या करेंगे, 4941 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 81 से। तो ये कितने बार में जाएगा बताइए, 9 9 81, 9 से काट लीजिए, फिर ये कितना बचेगा, 9 5 जा 45, 5 बचा, 9 6 जा 54, कट रहा है क्या ये, काट के 81 का 6 6 61, ये 61 बार में जाएगा, कैसे देख लीजिए, काट के देख लीजिएगा। अब याद देखिए, 6 6 48, 486 और 81, कितना बच रहा है, 1 6 4 10 14, 4941, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, प्रैक्टिस कर रखे होंगे मल्टीप्लाई का। और नहीं होता है ना तो ऑप्शन से चल जा करो, देख लिया करो किस ऑप्शन में, मैंने भी ऑप्शन से देखा कि 61 है, इससे मल्टीप्लाई करने पे ही लास्ट में 1 आएगा, किसी और का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 9 आएगा। सब कुछ यूनिट डिजिट का है दोस्तों। देखो 81 का मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 81 का 59 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा, कुछ भी कर लो। अब मुझे तो लास्ट में 1 लाना है ना, कुछ करना ही नहीं है। 5 से करोगे तो 5 आएगा, 0 से करोगे 0 आएगा, एक यही डिजिट है जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, डायरेक्ट खत्म काम, कुछ करने का टेंशन नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट इरेज कर लो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 71 में इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब इसको आपको करना है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे। 0 पॉइंट, यार दोस्तों पेन नहीं चल रहा है, इसको क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों, सॉरी फॉर वेट। हम्म, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, एक मिनट रुके रहिए, बस थोड़ा इसको, पैड काम नहीं कर रहा, देखते हैं। हम्म,
तो क्या था आपका क्वेश्चन, एक मिनट देख लो, काम कर रहा है। चलिए मैं ऐसे बताता हूँ, काम करने लगेगा कुछ दिन में। मान लीजिए, मान निकालना है 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो 0.3 का कितना होगा, 0.009। कितना होगा, 0.009। अरे यार, क्या हो गया इनको, ये भी धोखा देगा। ओ सॉरी यार, इरेजर ले रखा हूँ, पेन लेना था। ठीक है, चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0.09 अपॉन 100 करेंगे, फिर जीरो से जितना डिवाइड करेंगे उतना जीरो और बढ़ जाएगा, दो जीरो और आ जाएगा, तो 0.009। ठीक है, ये इसका आंसर, तो 3 डिजिट। ठीक है। एक लड़का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के भाई हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ना आपको स्टार्ट करना है पीछे से। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है। ऐसे आप भी फिगर बना लीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है, इजी गोइंग में मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये क्या कहता है कि ये मान लीजिए एक तस्वीर है, तस्वीर इधर होगा, कोई ना कोई एक तस्वीर है, ठीक है, तस्वीर में कोई इंसान होगा। अब यहां से पढ़ो, मेरे पिता के भाई, कौन कहा, एक लड़का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के भाई हैं। मतलब मेरे पिता, मतलब इसके जो फादर होंगे, इसके फादर ये हैं, इनका एक भाई है जो ये होगा, प्लस क्या है, उसके पिता है, मतलब इसके क्या है, फादर है। फिर समझा रहा हूं, समझिए ध्यान से, देखिए मैं कैसे, इतना बहुत इजी है। एक लड़का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो लड़का कौन सा है, ये लड़का है। फिर कहता है कि उसके पिता मेरे पिता के भाई हैं, तो मुझे पीछे से चलना है, मेरे पिता के भाई हैं। तो मेरे पिता मतलब मेरे पापा, ये लड़का कह रहा है मेरे पापा के भाई हैं, ब्रदर हैं, यहाँ पे ब्रदर लगा दो, दोनों आपस में ब्रदर है, ब्रदर हैं जो कि उसके पिता है, मतलब इस फिगर के, इस फिगर के पिता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या बोले, तस्वीर वाले व्यक्ति और लड़कों से कैसा संबंधित है। तो आप ये बताइए कि ये दोनों कैसे हैं। अब भाई दोनों भाई हैं, इसका ये कजिन लगेगा, चचेरा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, फिगर बना के करेंगे ना इसको अपने, एक ऑथेंटिक रिलेशन में, जैसे आपके घर में ऐसा हो वैसा संबंध समझने की कोशिश किया करिए, आसानी से समझ जाएंगे। चलिए 73, किसले 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा उसने 38 मिनट तक का समय लिया, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। मतलब जो किसले था, मान लीजिए कि किसले ने डी किलोमीटर तय किया। अब डी किलोमीटर वो बराबर बराबर, मतलब बराबर डी किलोमीटर चलता है, आसानी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और फिर डी किलोमीटर चलता है आपका वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ऐसे ही चल लीजिए, मान लीजिए डी चलता है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटल वो डिस्टेंस कितना क्रॉस किया, 3D। अब आपको पता है कि आपको डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ भी पूछेगा ये बस यही फॉर्मूला याद कर लिए, डी इक्वल टू एस टी, बस, कोई भी पूछे निकालना है। चलिए मैं निकालता हूँ। डी का आपका चलता है, डी स्पीड जो मैंने मान रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट डी है उसको चलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, एवरेज का क्वेश्चन है। फिर डी पूछता है, फिर ये चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और आपको टोटल दे रखा है इनको कितना मिनट लगता है, तो इनको 38 मिनट लगते हैं, जो कि मैं सेकंड में दूंगी, घंटे में। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी मैंने मान लीजिए बाहर ले लिया, तो 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/2 इक्वल टू 38/60। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 30 एलसीएम आएगा,
ऊपर कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 15, टोटल 19। ठीक, ये 38/60। अब आप इससे डी की वैल्यू निकाल लीजिए। 38/60 इंटू 30/19, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 19/19, दोनों कट जाएगा, आंसर 1। अब डी का तो आया तो 1, लेकिन आपको टोटल बताना है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3 किलोमीटर। समझ में आया? नहीं समझ में आया, अब फिर बैक जाके फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है। देखिए, पहली चीज में तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम। एक कक्षा में 60% बच्चे गणित पसंद है, मतलब जो मैथ पसंद करने वाले हैं। 45% विज्ञान और 25% गणित और विज्ञान, मतलब ये साइंस। ठीक है, अब आपको बताना है 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं, तो 60% केवल नहीं है, अधिक केवल बोलता है ना दोस्तों, तो केवल में अंदर लिखते हैं। ये केवल बोला 60%, तो मैं मान लूंगा 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं। फिर बोला उन्होंने 45% को विज्ञान पसंद है, तो 45% मैंने यहाँ लिख लिया। अब बोल रहे हैं कि 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, मतलब 25% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो अब जब ये 25% दोनों पसंद करते हैं, तो केवल मैथ पसंद करने वाले कितने बचेंगे, तो आप इसमें से घटा दो, तो ये हो जाएगा 35, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20%। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है देख लेते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो भी चलेगा, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। तो 35 इन तीनों को ऐड कर दो, ये तो कम से कम वाले हैं, एक एक पसंद करने वाले, 35 + 20 और प्लस 25, टोटल कितने हो गए, 35 जो 60, 60 20 80। 80% लोग ऐसे हैं जो केवल कम से कम एक पसंद है, ज्यादा से ज्यादा दो पसंद है, ज्यादा से ज्यादा दो पसंद वाले कितने हैं, 25%। यदि यही पूछता है कि केवल मैथ पसंद करने वाले कितने हैं, केवल, तो 35 मारते, या केवल साइंस वाले पूछता तो 20 लगाते। चलिए नेक्स्ट, 75। एक कंटेनर में एक कंटेनर में दो छिद्र हैं। प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में तथा दूसरा छिद्र कंटेनर को अकेले 10 मिनट में खाली कर देता है। यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोल देने पे कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी। ये जो छिद्र है वो 15 मिनट में खाली करता है, और जो बी है वो 10 मिनट में खाली करता है। तो एक तो मेथड मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो रेशियो वाला, एक होता है रेशियो वाला जो फॉर्मूला बेसिस पे है, जो बस 15 × 10 / 15 +10 करके लड़के निकालते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ये एलसीएम मेथड है, ये 15, ये 10, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 मान लीजिए। ये 2 बार में, ये 3 बार में। अब पूछ रहा है कि दोनों छिद्र को एक साथ खोल देने पे, मतलब जब दोनों काम करते हैं तो कितने देर में खाली करेंगे, तो 30/5 मतलब 6 घंटे में खाली कर देंगे। ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आराम से ऐसे भी लगा लीजिए कि 15, बात वही पड़ेगा, 15 × 10/15 + 10, ये भी एक मेथड है। तो 150/25, तो ये कटेंगे तो ये 6 मिनट, इसमें भी आएगा 6 मिनट, ये भी 6 मिनट। ठीक है, कैसे भी लगा लीजिए, जो आपको पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 77। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि अब 1.427, इस पे एक बार लगा हुआ है, बार मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है रिपीटेड, मतलब बार बार यही आएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे 1.427272727 इनफाइनाइट तक। ठीक है, से इंगित करता है, मतलब इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। मैं इसको बारीकी से समझिएगा, 1.427 है, 27 पे बार है, इसको आपको बारीकी से लिखना है, क्या लिखेंगे। इसका मैं एक मेथड बता रहा हूँ, यदि आपको इसको डिटेल में जानना होगा ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं इस पे पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन को कुछ करना नहीं होता है दोस्तों, सीधा से जैसे 1 लिखा है 1 लिखिए,
जो नंबर दिया हुआ है जैसे 427 दिया हुआ है और जिस नंबर पे रिपीटेशन नहीं है, जैसे 4 पे रिपीटेशन नहीं, उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करिए और जितने पे आपको बार दिया है उतना 9 लिखिए। जैसे 2 पे बार है तो 2 पे मैंने 9 लिख दिया और 1 पे बार नहीं है तो 0 लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। जैसे 427 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 423 अपॉन 990। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 47 अपॉन 1110। इसको ऐड कर दीजिए तो 157 अपॉन 1110। एक और एग्जांपल मैं लेके समझाता हूँ, जैसे छोटे में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 152 है, मान लीजिए एक ही पे बार है, तब आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, फिर मैं बताऊँ 1 को ऐसे लिखिए, जिस नंबर पे रिपीटिशन नहीं है उस नंबर को घटाना है। जैसे 52 आपने लिखा, 5 पे रिपीटिशन नहीं है, 5 आप लिखिए, जितने पे रिपीटिशन है उतना नंबर लिखिए, 9 लिखिए, और जिस पे रिपीटिशन नहीं है उसका 0 लिख दीजिए। यदि आप इसको सॉल्व करोगे 52 में से 5 जाएगा, बचेगा 47 अपॉन 90। यदि ये नहीं कट रहा है तो मत काटिए, आप इनको बस ऐड कर दीजिए, 7 137 अपॉन 90। ये आपका आंसर है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, मैं इस टाइप के 10-12 क्वेश्चन लेके आऊंगा और सब बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70। हॉस्टाइल को ऐसे लिख सकते हैं, JMURKJG के रूप में कोडिंग कोडित करते हैं, मतलब कोडिंग किया जाता है। तो बताइए कि रिक्वेस्ट को कोडिंग कैसे किया जाएगा। मतलब जो आपका हॉस्टाइल है HOSTILE, इसको लिखा गया है JMURKJG। अब होता है कैसे, अब देखिए एच के बाद अल्फाबेटिकल पढ़िए क्या होता है, ABCDEFGHI J। तो कितना छोड़ के है, एच के बाद कितना डिजिट आ रहा है, तो दो, दो के बाद क्या आ जा रहा है, जे। और ये तो माइनस में जा रहा है क्योंकि MNO आता है, मतलब पीछे गया तो -2, फिर ये +2 STU, फिर -2, नंबर यही चल रहा है, +2, फिर यहाँ पे भी -2, फिर +2। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे जो दिया गया REQUEST। अब इसमें भी आप सॉल्व करिए ऐसे ही सेम, ऐसे अल्फा, इसीलिए बोल रहा था कि अल्फाबेटिकल आप लिख लेंगे तो आपको आसान होगा। जैसे RST +2 करें तो T आ गया, ABCDEF, E के बाद अपोजिट है CDE -2 C, फिर Q पे जोड़िए, ऐड +2 करिए, Q +2 तो ये S, फिर U पे -2 तो क्या S, E पे +2 तो G। समझ रहे हैं, फिर S पे -2 करेंगे तो Q +2 करें तो G। तो ऐसा कौन सा बना, TCSS, TCSS GQB, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले, मतलब 8वें नंबर से स्टार्ट होना है वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रस्थापित किया जाता है, तो Z और 1 से प्रस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनाने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे बताइए। ये बोल रहे हैं कि जो आठवां है, 8वें स्थान से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स से स्टार्ट करता है। मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे इन्होंने जो नंबर लिखा है JUDJKNCXVSLLIEBSFJ, वैसे आप लोगों को एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसी पे जो रफ दिया होता है उसी पे आप क्या करिए, लिख लिया करिए, ठीक है, क्यू के, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि आठवां स्थान हमारा आ रहा है एक्स पे, यहाँ पे क्या, आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रख रहे हैं, ठीक है। अगले अंक पे मतलब जो ये एक्स है ना, एक्स के बाद क्या आता है वाई, ऐसे भी के बाद डब्ल्यू, और जेड को ए से प्रस्थापित, कोई जेड आता है ना तो उसका ए से प्रस्थापित किया जाए, मतलब आगे चला जाए, ठीक है। फिर वी, एस सी के बाद डी, एस के बाद
टी, एल के बाद एम, फिर एल के बाद एम, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, बी के बाद सी, एस के बाद टी, एफ के बाद जी, और जे के बाद के, जी, बी के बाद। थोड़ा मिला के ना क्या जानना चाहें ये देख लीजिए कि तो परिणाम स्वरूप बनाने अंकों में कितने भी होंगे। भी आएगा किसी के बाद, टी के बाद भी नहीं आएगा, एस टी यू आएगा, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, के बाद मतलब कोई भी नहीं आ रहा, तो जीरो, कोई भी नहीं आ रहा, सब दूसरे डिजिट नंबर अल्फाबेटिकल आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक तथा तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए विकल्पों की उपयुक्त संख्या क्रम का चयन करें। मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनको ना अरेंज करना है। जैसे जिला है, विवाहित गांव है, गांव, राष्ट्र, राज्य, परिवार, इनको अरेंज करके बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या होता है। सबसे पहले शादी होती है, दो विवाहित जोड़े आते हैं, ठीक है, तब जाके जनरेशन आगे बढ़ता है। फिर जब विवाहित जोड़े आते हैं तो क्या होता है, परिवार होता है कि गांव, परिवार बनता है भाई 6। फिर एक परिवार से कई परिवार मिला के क्या बनते हैं, गांव बनते हैं। और कई गांव मिला के क्या बनते हैं बताइए, एक जिला बनते हैं। कई गांव को मिला के एक जिला बनेगा। फिर कई जिला बना के एक राज्य बनेगा चौथा। फिर कई राज्य मिला के एक राष्ट्र बन जाता है दूसरा। तो 3 6 5 4 1 2 1 5 1 4 2 देखते हैं ऑप्शन में। 3 6 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 81। अगली घड़ी पे नंबर 1 को एम द्वारा, नंबर 2 को एन द्वारा बदल दिया जाए तो, और इसी तरह अन्य अंकों को जब समय 21 लिखा है, 21 मतलब 9 होता है रात का, पीएम, 9 पीएम, तो घंटे की सुई क्या अच्छा हो रही है, जैसे मतलब एक घड़ी बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम घड़ी बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जैसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कहाँ छूट गया, एक ही, चलो 11 रख, ठीक। ऐसे अब बोल रहा है कि एक को एम से दर्शाते हैं, जैसे एम, एक को एम से, इसको एन से, इसको एन से। तो ये एम एन ओ, ये पी, ये क्यू हो जाएंगे, ये आर, ये एस, ये टी, यू, भी, डब्ल्यू, और ये एक्स। अब बोल रहा है कि 9 पे, तो 9 पे कौन सा है, ये यू है। जो बड़ी वाली सुई होगी 9 पे कौन सा आएगा, यू। ऑप्शन में यू है, हाँ सी। कुछ नहीं करना था, इसको मैं समझाने के लिए कर दिया, ये सब आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्कूल वैन, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैं डिलीट कर दूं। दो स्कूली वैन एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर रवाना होते हैं तथा 25 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं। विपरीत दिशा से आई, ये बता रहा है कि जैसे ये जो वैन है, दो स्कूल वैन है, एक घर से 8 मिनट के अंतराल, मतलब पहला वैन निकल जाता है, फिर 8 मिनट बाद दूसरा वैन निकलेगा, ठीक है, दूसरा वैन निकलेगा। और कितना, तथा 25 किलोमीटर गति से चल रहा है, मतलब ये 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि विपरीत दिशा से, जब कोई विपरीत दिशा से एक महिला आ रही है, ठीक है, महिला की गति क्या होगी जिससे वह उन वैन को चलने के 4 मिनट के अंतराल पर मिल सके। आपको ओमेन का स्पीड बताना है कि ये किस स्पीड से देखे कि इनके 4 मिनट के अंतराल पर मिल सके, मतलब 4 मिनट के अंतराल पे। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो 4 मिनट के अंतराल पे दोनों वाहनों, मतलब इसके और इसके वाहनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं बताया हूँ। और आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो टी इक्वल टू एस। अब आपको यहाँ क्या है, 4 मिनट का डिस्टेंस निकालना है 4 मिनट के अंतराल पे, तो 4 और गुणे स्पीड क्या है 25, तो 25 को 25 हो गया, और ये क्या 4 मिनट है तो इसको घंटे में बदल लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 25 60 और 5 25, 4 4 4 12, मतलब 5/3 किलोमीटर। अब ये 5/3 किलोमीटर ना, इतना ही लेडीज को डिस्टेंस चलना होगा, तो वो 4 मिनट के अंतराल पे इससे मिल जाएगी।
ट्रेन से, तो महिला का विपरीत स्पीड कितना मान ले, x किलोमीटर मान लीजिए, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो x गुणे कितने मिनट तक, तो 4, इसको आवर में बदलिए, 4/60 गुणे डिस्टेंस 5/3, तो x इक्वल टू 5/3 इंटू 60/4, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4/20, मतलब x इक्वल टू 25 किलोमीटर, कितना, एक महिला की गति क्या होगी, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो मिल जाएगी 4 मिनट के अंतराल पे, ठीक है। चलिए 83, मल्टीप्लाई को माइनस, डिवाइड को प्लस, एंड प्लस को, प्लस का अर्थ है डिवाइड और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। मतलब टोटल इस क्वेश्चन में ये है कि जो साइन दिया है उसका साइन को आप वहां बदल दो। जैसे 125 है, अब इन्होंने माइनस की जगह क्या रखा है, माइनस की जगह इन्होंने मल्टीप्लाई रखा है 50, फिर डिवाइड की जगह क्या रखा है, प्लस रखा है 10, और प्लस की जगह क्या रखा है, डिवाइड 20, और मल्टीप्लाई की जगह क्या रखा है, -4, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 625 जीरो, ठीक है, 125 गुणे 5 625 प्लस जीरो का जीरो आ गया। अब क्या बचा, -4, अब -4, ये आपका 0.2, कितना बच रहा है, 1/2 करोगे तो यहाँ से इसको जीरो से जो काटोगे तो यहाँ पे 0.5 बचेगा ना। अब ये 4 से घटाओगे तो क्या बचेगा, -3.5, और इसको आपको घटाना है 6250 में से, तो 3.5, तो पॉइंट ही में आंसर आएगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है सी, सीधी सी बात है, इसका आएगा ऑप्शन 6246.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अमृत कुशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने दिन में कुशल कुशाल अकेले उस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले मैं एक सबको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा सिंपली ऑथेंटिक मेथड जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको रेशियो मेथड यहाँ दिखाया कि जो अमृत है, ऐसे आप लिख लो, फिर यहाँ पे कौशल लिख लो। अब बोलते हैं कि अमृत कौशल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, मतलब जो अमृत का जो क्षमता है ना वो कौशल से दोगुना है, मतलब 2:1 का है। अब दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, मतलब इनका जो इफिशियंसी है, मतलब टोटल इफिशियंसी 3 हुआ, और 6 दिन मिलकर काम करते हैं तो ये 18 काम करते होंगे, सीधी बात। तो ये टोटल काम कितना आ गया 18, फिर ये 9 दिन में ये काम खत्म कर देगा, ये 18 दिन में काम खत्म करेगा, सीधी सी बात, कुछ नहीं। फिर बता रहा हूँ, इसका एफिशिएंसी 2 था, इसका एफिशिएंसी 1 था, अब ये बोलता है कि 6 दिन में पूरा करते हैं, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितना हो गई 3, यदि वो तीनों मिलके 6 दिन तक काम करेंगे, ये डे हो गया आपका, ये इफिशियंसी हो गया, और ये वर्क हो गया, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये याद कर लो। यदि आपको कोई वर्क पूछे ना तो उससे पूछना कि उसका एफिशिएंसी बता दीजिए हमको, और वो डे बता दीजिए कितने दिन तक काम कर रहा है, तो आप इससे डायरेक्ट निकाल लोगे। ये वर्क आ गया, वर्क को यहाँ रख दो, ये वर्क होता है, फिर बताइए ये वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होता है, ये डे होता है, ठीक है, ये डे होता है। इससे डिटेल कोई नहीं बताएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। अब मैं 100 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, भले वो वीडियो 1.5 घंटे का हो जाए, चाहे उससे ज्यादा का हो जाए, लेकिन बनाऊंगा जरूर। भाई बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा पहले आप वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनता है फिर आप सॉल्यूशन देखो कैसे बनता है, फिर वो क्या होगा कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड ये है जो मैं बता दूं, इसमें कुछ नहीं होता है, आपको पता है कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, इफिशियंसी हमको क्या मिला था 2:1, वही आपका टाइम का अपोजिट हो जाता है 1:2। अब वो मान लीजिए ये x, ये 2x काम किया, तो वही जो मैं पहले बताया आपको, x इंटू 2x वर्क वाला, फिर ये 3x इक्वल टू 6, इसको सॉल्व कर लीजिए अपना, 2x इक्वल टू 18x,
18 क्या करना है, फिर x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 होगा, x इक्वल टू 3 आएगा, 9 आ जाएगा। ये कट जाएगा ना, x से x कट जाएगा, आप यहाँ से कर लीजिए। इससे भी कर लेंगे, नहीं तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, इससे भी कर लीजिए। ये बता दो रहे हैं यहाँ पे कर, ये x इंटू 2x अपॉन 3x, x x का ऊपर से 18, 18 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ पहले ही, ठीक है। ये मत सोचना कि 3 इधर क्यों नहीं गया, x इक्वल टू 9, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि दिए गए चित्र आकृति दी गई हुई है, पालन करती हैं, प्रश्न चिन्हों की जगह कौन सी संख्या होगी। मतलब ऐसा हमको दो डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि आप मिडिल में कौन सा नंबर आएगा। तो ये 10 6 5, अब देखिए 5 गुणे 10 50 और 6 6 टू जा 12, ऐसे नहीं बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके तो बन रहा नहीं है। तो क्या बन रहा है, 10 में से 5 जाए 5 और 6 2 8, हाँ इस वाले डिजिट को माइनस कर दीजिए, जो डिजिट आ रहा है इन दोनों के डिजिट को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा। जैसे देखिए 11 में से 8 गया, आपका कितना बचा 3, और 5 4 9, 9 तरीके 27, ऐसे ही 9 में से 5 गया 4, और 7 प्लस 3 10, तो आएगा क्या 40। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निश्चित तौर पे निकाला जा सकता है। ये सिलॉज, इंग्लिश में सिलॉज बोलते हैं। पहले दिया है कि नदियां पूजनीय है, मत और सभी देवता पूजनीय है। मतलब देखिए नदियां पूजनीय है, मतलब ये नहीं बोला है कि कुछ नदियां हैं कि और सभी नदियां हैं। तो आप मान लीजिए कि नदियां हैं, मतलब नदियां, नदियों को मैं रिवर से दिखा दूं और पूजनीय को पी से मैं दिखा ले रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलता है सभी देवता पूजनीय, सभी देवता डी से दिखा दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, वहां पे आप लोग को एक अपना शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, सभी देवता पूजनीय, तो ऑल डी पूजनीय। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं इसका। सभी नदियां देवता हैं, क्या सभी नदियां, रिवर, नदियां नहीं है तो इंग्स को एन लिख लो और आसानी होगा। सभी एन डी हैं, कैसे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। सभी देवता नदियां हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, ये भी नहीं हो सकता इन दोनों। हाँ ये पूछता कि भाई सभी नदियां पूजनीय हैं तो हो सकता था, या ये लिख देता ना कि सभी नदियां क्या बोलते हैं देवता हैं और संभावना हो सकती हैं। जब इसके पास संभावना, देखो दोस्तों यदि यहाँ पे संभावना लिख दें तो समझ लो कि पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, बट पॉसिबिलिटी यहाँ लिखना होना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। पहला कथन, लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या यह। पहला, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम से में वे यात्रा न करें। भाई ऐसे कि उससे सलाह दोगे कि वो घूमे ही नहीं त्योहारों के दिन, ठीक गलत है आपका, पहले ही गलत हो जाएगा ये। सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करे। ऑफ कोर्स सेकेंड वाला, भाई जब फंक्शन आ जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा बस अरेंज कर दीजिए, दो ही अनुसरण करेगा। चलिए 88, एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि जिसके आंतरिक कोण 150 डिग्री है। अब देखिए मैं बताऊं, एक फॉर्मूला होता है आपको आंतरिक कोण निकालने का, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन एन। एन होता है नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या। अब इन्होंने आंतरिक कोण दिए हुए हैं कितना, कभी कभी आंतरिक कोण पूछता है, भुजाओं की संख्या दी गई रहती है, खष्टम है, पंचभुजा है, ठीक है, तो ऐसे पूछता है। तो हमको 150 डिग्री पता है और 2n
माइनस एन निकालना है मुझे, 4/90 अपॉन एन। इसको सॉल्व करिए, 180 इंटू एन माइनस 360 अपॉन 150 एन। ये इसमें से जाएगा, कितना होगा, 30 एन इक्वल टू 360। तो एन इक्वल टू कितना होगा, 12। नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक टेबल दे रखे हैं इन्होंने और उसमें क्वेश्चन बेस पूछे हैं। टेबल को देखते हैं। रॉ कॉटन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ स्पाइनिंग मिल। ठीक है, एक स्पाइनिंग मिल है, प्रति कुंटल के हिसाब से ये निकालना है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि एक समान होगी। तो मूल्य की वृद्धि निकालनी है। तो मूल्य की वृद्धि कैसे पता चलेगा, 2000 से 2001 में कितने हुए हैं, या आपका 1999 से कितने हुए हैं। ठीक है, 2000 से 2001 में आने पे कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, यहाँ से यहाँ आने में कितना वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ। फिर यहाँ से यहाँ आने में कितनी की वृद्धि हुई, तो मुझको 2 की वृद्धि हुई। फिर यहाँ से यहाँ आने में 3 का। फिर यहाँ से यहाँ 7, 5, 2। अब आपको देखना, देखिए दो ऐसा है, दो जगह आ रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। एक तो आ रहा है 2000 2001 में, 2001 और 2002 का जो आ रहा है रिलेशन, और एक आ रहा है यहाँ पे 2003 से 2004 वाला, 3 से 4 वाला। तो पूछा है कि इनमें से कौन से 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि एक समान है। तो एक हो गई आपकी 2003 से 2004, 2003 से 2004 और 2001 से 2002। ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस चेक कर लेना है, कौन सा ऐसा 2 ईयर है जिसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है रेट का वो सेम हो। यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। इसको वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको बताना है कि आदमी, पिता और डॉक्टर का एक वेन डायग्राम टाइप का बनाना है और बताना है इनको बाइफरकेट करना है, अलग अलग कौन सा तरीका। अब ये बताइए कि हर आदमी डॉक्टर हो सकता है, हर पिता डॉक्टर होगा, ये तो गड़बड़ है। भाई देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये जितने और आदमी, ये सारे आदमी हैं, ठीक है, मैन है, ठीक है, ये सारे मैन है, ठीक है। अब इसमें कुछ पिता होंगे, आदमी होंगे, आदमी, आदमी में तुम्हारा मेन और वुमेन सब आ जाएंगे, ठीक है। आदमी कोई ऐसा वो नहीं है कि बाइफरकेट नहीं है कि भाई चलो केवल मैन मैन ही, वोमेन वोमेन है, ठीक है। इसमें मैन और वुमेन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ पिता होंगे, तो पिता तो कुछ मैन ही होंगे, ऑफ कोर्स कुछ मैन होंगे, फादर होंगे इसमें कुछ, ठीक है। अब बोला है डॉक्टर, डॉक्टर कुछ ये भी हो सकते हैं मैन वोमेन, और कुछ फादर भी डॉक्टर हो सकते हैं। मतलब डॉक्टर का जो अलग से एक प्रोफेशन है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा प्रोफेशन होगा। कोई इंजीनियर होगा, कोई चपरासी होगा, कोई कुछ होगा, कोई एयरफोर्स में होगा, कोई नेवी में होगा। लेकिन जो डॉक्टर है वो अलग है, लेकिन डॉक्टर में कुछ मेल होंगे ऐसे जो फादर नहीं होंगे, और कोई फादर होंगे जो कि डॉक्टर होंगे। तो ये टाइप का वेन डायग्राम आपका बनेगा। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सारे डॉक्टर पिता हैं, सारे पिता डॉक्टर हैं, ये तो कभी भी मत भूल लगाना। अब इसमें क्या, इसमें म्यूचुअल कहाँ बनेगा बताइए आप, अलग अलग का थोड़ी ना बन जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फिर वही पीछे वाला डायग्राम आपको दे रखा है, उसमें पूछा क्या है, किसी भी लगातार 2 वर्षों में कपास के क्रय मूल्य में अधिकतम बढ़ोतरी कितनी हुई है। अब आपको इसमें ना रेट पूछ दिया है, अधिकतम वृद्धि बढ़ोतरी कितनी हुई ये पूछा है आपसे कपास के मूल्य में। तो आपको परसेंटेज चेक कर लेना है कि किस कौन से परसेंट में सबसे ज्यादा हुआ है। एक चीज तो मैं बता दूं कि अब ऐसे ऐसे आपको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप निकालोगे, सबका डिफरेंस निकालोगे, फिर इसका बेस रखोगे। तो आपको देखना है कि किसका ना डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है और बेस कम है। तो उसका जो परसेंटेज आएगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डिफरेंस आए 20 और बेस आए 5, तो मेरे पास क्या होगा, 4% का बढ़ोतरी है। अभी मैं यहीं पे 15 कर दूं और डिफरेंस में 5 कर दूं, तो मेरे पास तो 3% हो गया। अब आप देख रहे हो कि जो ऊपर का सम है ना वो बड़ा होना चाहिए, और नीचे ना माइनर सा डिफरेंस हो, नीचे कम डिफरेंस होना चाहिए। तो उससे पता चल जाएगा किस ईयर में सबसे ज्यादा।
अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 2000 से 2001, इसके बीच में आपको 5 का डिफरेंस है। अब इसके पीछे 105 लिखोगे, इन दोनों का कितने का, ये मुश्किल से मुझे लगता है कि 1% आपका 5, 1.81%। ठीक है, इसका परसेंटेज आपको निकालना है। ऐसे ही यहाँ पे निकाल लीजिए आप, 110 को 112 में निकालेंगे तो दो, दो आएगा, 2 पे 110, तो 2 पे 110 का हो जाएगा 1.81% आएगा शायद अप्रोक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 बट्टा 112 करेंगी तो आपका जो परसेंटेज आएगा वो 2.67। ऐसे ही ये 2 आएगा यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है ये 9 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 130 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो 13 का आ रहा है और 117। अब जब बताइए कि जब हमारा जो बेस है वो भी कम है और 13 का डिफरेंस है, तो आपको इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? 2 वर्षों के कपास में वो आपका होगा, सबसे ज्यादा आपका हो गया 2004 से 2005, मतलब ये वाला 2004 से 2005 की ओर जब जा रहे हो तब। समझे? डिफरेंस ले लेना है, परसेंटेज बता देना कितना परसेंटेज आपका इसमें अधिकतम बढ़ोतरी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 92, निम्न में से कौन सी विधि जल को पांकिल जल से अलग करेगी? ऐसा कौन सा मेथड है, किस मेथड के द्वारा हम पांकिल जल को अलग करते हैं? चलिए बताइए। पांकिल जल होता है जैसे कीचड़ युक्त जल, उसको किस विधि द्वारा अलग करते हैं? पृथक्करणी, फनेल के द्वारा। फनेल के द्वारा करोगे तो उसमें गंदगी तो साफ आ जाती है। आशवन तो होगा नहीं, इसका होगा निस्सादन। निस्सादन मतलब होता है फिल्ट्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले जो नहीं समझ पाते हैं, हिंदी वाले तो जानते होंगे। फिल्टर, फिल्टर से बना है फिल्ट्रेशन, एक मेथड होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, साइंस वाइंस की क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जाता है। चलिए, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम। अब आरोही क्रम छोटे से बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, सबसे पहले एलसीएम आप ले लो। कोई भी ऐसा नंबर, जैसे ये नंबर है, इसका एलसीएम क्या होगा? 15 दूनी 30, 15 3 45। ठीक है, 45, 45 ने 30 ले लो, 10 से नहीं कटेगा, 30 ले लो। ठीक है, अब ये 10, ये 3 आया, 3 बार में ये 9 आया। ठीक है, और ये कितने बार में? 15 दूनी 30, 2 9 18, और फिर ये कितना? 10। कहाँ हो रहा है गलत? 10 को पहले इधर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये गौर से देखिए, ये सब पे बेस सबका सेम है। यहाँ पे 15, ये तो आसानी कर दिया। कभी कभी क्या होता है जब बेस डिफरेंट होता है ना नीचे का, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है, सबका अलग अलग एलसीएम लेना होगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि किस पर क्या होता है, इसका करके देखते हैं। इसका देख लेते हैं, सबसे पहले डी से स्टार्ट करता हूँ, मुझे डी लग रहा है, क्योंकि बेस तो सबका सेम है। और जो ये जब नंबर आता है ना, जब इधर से नंबर बढ़ा हो तो फिर उसका अपोजिट हो जाता है। चलिए 30, तो 15 8, और यहाँ 10 3 3 9, और फिर 3 10 10। देखिए 8 9 10, ये ऑप्शन नंबर ये होगा डी। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप क्या करिए ना, एलसीएम ले लिया करिए, फिर सही रहेगा, आपका नीचे का बेस कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लूं। 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3/2 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8/7 हो जाएगा, तो पी की आयु कितनी होगी बताना है। एक तो शॉर्ट मेथड है, यदि बताओ तो वो बता दो। जैसे मैं बताता हूँ, ये करंट है। ठीक है, ये करंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये करंट है। अब इसे बोलता है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले आप ऊपर चले जाइए, ऊपर नहीं जाना है, 6 साल पहले की बात किया हूँ, तो 3:2 है। फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब इसके नीचे करंट से 4 वर्ष बाद जो भी बात होती है करंट की बात होती है, 4/8/7 हो जाता है। अब बोल रहा है कि पी की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद पी की आयु कितनी होगी। अब आपको देखना है कि 3 से और इसके में कितने का इंक्रीज हुआ है, मतलब 3 से 8 होने में कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। और सेम क्या इसमें बढ़ा है? 2 से 5, इसमें भी 5 बढ़ा नहीं बढ़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर जिस नंबर से इनको बराबर करते हैं, इनके इक्वल को। ठीक है, तो इसमें तो वो बढ़ा है। अब यहाँ देखोगे कि इनके पूरे एज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 का।
तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो मतलब ये 15 हो गया और ये आपका 10। और 6 साल बाद देखेंगे तो ये 16 का हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा? 21 के हो जाएंगे। अब पूछा है कि पी की आयु कितनी हो जाएगी? क्या? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पूछा है पी की आयु, तो 15 में 4, बताइए पी और क्यू। इसमें आपने गड़बड़ तो नहीं किया? अरे यार 5 से कटेगा, 2 से कटेगा। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 2 से कटेगा तो ये जो का 6 हो जाएगा और ये कितना? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोला है कि 4 वर्ष बाद पी की आयु, तो पी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बताइए? 4 वर्ष बाद उनके अनुपात हो जाते, पी की आयु कितनी होगी? तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 12। सीधे से आंसर 12। फिर समझा दे रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। मैं भी उसमें, जैसे देखिए, ये मैंने क्या बोला आपसे? करंट। ठीक है। मैं सिंपल मेथड बताऊंगा, देखिए पूरा वीडियो को देखिए, ये भी सीखने लायक है। ये बहुत जल्दी हो जाता है इन सब क्वेश्चन को लगाते वक्त। ये करंट एज है। ठीक है। आप करंट से बोलता है कि करंट से 6 साल पहले, 6 साल पहले दो व्यक्तियों की आयु का एज था 3:2। और अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाती है 8:7। अब 3 से 8 होने में और 2 से 7 होने में टोटल 5 लगते हैं हमको, 5 यूनिट। 5 यूनिट इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज होने को कितना हो रहा है? कितना साल इंक्रीज हो रहा है? 10 साल। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हुआ? 2। तो अब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया। इस 2 को यहाँ से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जो एकदम स्टार्टिंग वाला होगा। और ये 4। अब पूछ रहा है, ये पी था हमारा और ये क्या था? क्यू। अब पूछ रहा है पी का ये 6 वर्ष बाद, तो 6 + 6 करंट एज क्या हो गया? 12। तो पी का एज हो जाएगा 12। चलिए 95। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? पहला ऑप्शन है 2000 से 8000 के बीच में, और 50,000 से 10,000, 1 लाख के बीच में, फिर 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन से अधिक। तो इसका सही आंसर है 2000 से 8000 के बीच में, 95 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन दिया हुआ है 50 प्लस 0.5 इंटू 2। तो इसको आप सॉल्व करिए। 0.5 पहले पहले मैं लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई 0.7, तो 50 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? 10 डिवाइड बाई 0.7, तो ये 60 हो गया। फिर 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 अपन 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, 85 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 समथिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा 85.71। ठीक है, सी। चलिए 97। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? 21 ए में किसका, किस अधिनियम का उल्लेख किया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है आपका शिक्षा का अधिकार, 97 का ए। चलिए 98। हेलियो हेलियोसेंट्रिज्म, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किया जा रहा था, तो इसमें गैलीलियो जी को नजरबंद कर दिया गया था। ये साफ साफ आपको याद कर लेना है। चलिए 99। 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंबे, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे जमीन से सीधे खड़े हैं, ये जमीन है आपकी। ठीक है। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो उनके सबसे ऊपरी छोर और के बीच की दूरी, मतलब ये ज्ञात करना है आपको। तो ये तो 15 हो गए और ये क्या हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे। तो 12 और 5 का जो रेशियो बनता है वो 13 होता है। ठीक है। तो 13 मीटर होता है। नहीं होता है तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, फिर वही मेथड है। ये रट लीजिए अपना, जिसको नहीं पता है 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 25
ये हो जाएगा 169, 13 बाहर आएगा, ठीक है 13। चलिए 100। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में दिया है। इज ऑल। चलिए एक त्रिभुज है, मैं बनाता हूँ आपको, बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल 63 है, मतलब इनका जो एरिया 63 वर्ग यूनिट है। दो समांतर रेखाएं जैसे कि डी ई और एफ जी, जैसे ये एफ जी इस प्रकार खींची गई हैं कि वह यह ए बी तथा ए सी को तीन बराबर भागों में विभाजित, मतलब ये ये तीनों आपस में बराबर है। जैसे मैं कलर लेकर समझाता हूँ। जैसे ये ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा विभाजित किया गया। तो बताना है आपको डी ई एफ जी का क्षेत्रफल, मतलब ये एरिया आपका, इस एरिया का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, जो समरूप त्रिभुज हो गई आपकी ए डी ई, जैसे ए, ये देखिए मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए डी ई, रुकिए रेड ले लो, रेड में सही हो रहा है, एंगल ए डी ई तथा एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल ए बी सी और ए डी ई को हम लोग लिए हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं एंगल ए डी ई का जो साइड होगा, ए बी सी का साइड होगा, दोनों का क्या होगा, समरूप होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। जैसे ये ए डी है ना, ए डी, और ये ए बी, पूरा ए बी का होल, ये पूरा एक एक यूनिट, ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, ये तीनों बराबर विभाजित है, ठीक है। अब आपको इसका एरिया दिया गया, इन्होंने इनका पूरा क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 63 यूनिट। तो एंगल ए डी ई अपॉन 63, और ये जो ए बी है वो ए डी का कितना है, 3 टाइम्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन 3 ए डी लिख सकते हो, जिसमें स्क्वायर, जिसमें ए डी आपका कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 1/9 इंटू 63, तो ये क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63। तो एंगल ए डी ई आपको क्या मिला, 7 वर्ग यूनिट, ठीक है, ये आपको मिला। लेकिन आपको ए डी ई नहीं निकालना है, आपको डी ई एफ जी का क्षेत्रफल निकालना है। अब डी ई एफ जी का क्षेत्रफल हम क्यों निकालना है, जैसे डी ई एफ जी का क्षेत्रफल के लिए हम ए डी ई क्यों निकाला है, क्योंकि भाई जब ए एफ जी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम इसको ए एफ जी को हम ए डी ई में से माइनस करेंगे तो भी तुमको ये वाला एरिया मिलेगा। जो ये वाला त्रिभुज है, जैसे हम यहाँ पे आपको लिख दें कि जो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है डी ई एफ जी निकालने के लिए हमको एंगल ए एफ जी में से माइनस करना होगा एंगल ए ई डी को। तो हम ए डी इसलिए पहले निकाल लिए, ए डी बोल लो या ए डी। अब हम लोग को निकालना है ए एफ जी, ए एफ जी हम लोग को फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर हम लोग ए एफ जी को ए बी सी के समरूप करेंगे, ए सी के जैसे, कि ए एफ जी बराबर होंगे अपना ए डी बी सी को, क्योंकि ए बी सी का हम लोग को एरिया मिल रखा है, इसके चलते। अब देखिए सेम आपको वही ए एफ जी एंगल आप लगा लीजिएगा, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपको ए बी का जो वैल्यू लेंगे ए एफ जी के लिए, ए एफ जी के लिए जो ए एफ है एडी, यहाँ पे ये जो एडी है एफ, वो एडी का कितना टाइप है, कितना गुना है, तो 2 गुना है एडी का, और वो कितना गुना है, ए बी कितना है, तो ये 3 गुना है एडी का, ये स्क्वायर। अब यह एडी तो एडी कट जाएगा, ये बचेगा 2/3 का होल स्क्वायर, और मुझे ए एफ जी निकालना है, एंगल ए एफ जी, और ए बी सी हमको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, तो 63। तो ये कितना हो गया, 4/9 इक्वल टू 63, 4 9 7 जा 63, ये 28। तो हमको एंगल कितना मिला, एंगल ए जी कितना मिला, 28। अब यहाँ पे आपको
28 में से 7 यूनिट पहले मिल चुका था। आप घटाएंगे तो कितना होगा? 21 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सी, 21 वर्ग यूनिट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा 100 क्वेश्चन का एक साथ सेट लेके आएंगे। और बहुत मेहनत लगता है, आप लोग बस शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट